हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं और आयला नाश्ता कर रहे थे। आयला भी अपने स्लीपिंग ड्रेस में ही थी, मैंने उसको भी चेंज नहीं करवाया था। तो यहाँ पे मैं उसको ब्रेड और एग दे रही थी। और आप बच्चे को ना दिन में एक अंडा ज़रूर दिया करें, ये उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके बाद जी हम लोग चले गए थे किचन में, और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पोटली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैंने यहाँ पे अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से सीखा है। और वो बहुत ही मज़े का पुलाव बनाती हैं। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पोटली तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं, लहसुन को छीला नहीं है मैंने, ऐसे ही मैं इसको कूट लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पे मोटी इलायची ली है, इसके भी मैं छिलके अलग करके बीज जो होंगे ना उनको कूट लूँगी। साथ में यहाँ पे है बादियान का फूल, और ये क्या है मुझे इसका नाम भूल गया, लौंग, सॉरी। हाँ, इनको मैं अच्छे से ना कूट लूँगी। और मोटी इलायची का छिलका जो है ना वो सब। यहाँ पे मैंने लहसुन को भी कूट लिया है, साथ में मैंने ये दालचीनी की स्टिक ली है और इलायची का छिलका सेपरेट करके बाकी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से कूट लिया। अब हम इसकी पोटली तैयार करते हैं। यहाँ पे जी ये सब चीज़ें जो है ना मैं किसी मलमल के कपड़े में डाल के ना अच्छे से उसकी घेरा लगा दूँगी और उसकी पोटली तैयार कर लूँगी। लहसुन को जो है ना मैंने छिलकों के साथ ही कूटा, तो ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लहसुन छीलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और पोटली पुलाव में ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पे जी हम अपनी पोटली तैयार करते हैं। ये जितनी भी मसाले दूसरे वाले हैं ना, लाइक दालचीनी और मोटी इलायची के छिलके, वो मैं साथ इसी में ऐड कर दूँगी, ताकि चावल खाते वक्त ना हमारे मुंह में ये चीज़ें ना आए। क्योंकि मेरी फैमिली में स्पेशली जो मेरे देवर वगैरह ना, वो खाना खाते वक्त अगर उनके मुंह में इलायची का छिलका या कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना, तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं। और मुझसे खुद नहीं खाया जाता, इतना बुरा टेस्ट हो जाता है माउथ का ना। तो इसलिए मैं तो बाकी चीज़ें सालन वगैरह भी बनाऊँ तो उसमें भी डालूँ, तो मैं ये सब चीज़ें कूट के ही डालती हूँ और छिलके उनके निकाल देती हूँ बाद में। तो यहाँ पे पोटली हमने रेडी कर ली है। इसके साथ साथ हम आज के अपने टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा कि हमने आज किस टॉपिक को डिस्कस करना है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसको इन्फॉर्मेशन ना बहुत कम लोगों को होती है। तो इसलिए इस सब का जानना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ न्यूली मॉम को बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर को भी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उनकी न्यू मॉम को इस चीज़ से रिकवर करने में। तो यहाँ पे जी मैं अपनी यखनी तैयार करने के लिए गोश्त को मैंने पहले अच्छे से धो के रख लिया हुआ था छन्नी में डाल के, ताकि उसका ब्लड वगैरह सारा निकल जाए। तो यहाँ पे ऐसे मैंने गोश्त डाल दिया, अपनी पोटली भी रख ली, और बाकी सारे ये मसाला जो मैंने पीसा हुआ था ये भी डाल दिया। साथ में मैं इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू माय नीड, और इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी, क्योंकि आप ना नमक अगर गोश्त में ज़्यादा डालोगे ना, ताकि गोश्त के अंदर तक नमक रचा होता है ना, तो वो फिर बहुत मज़े की बनती है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने यखनी में ज़्यादा डाल लिया ना, तो मैं चावलों में फिर उसी हिसाब से डालूँगी कि नमक जो है ना वो ज़्यादा ना हो। तो जब भी आप गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उनमें नमक ज़्यादा पहले ही डाल लिया करें, ताकि वो अंदर तक जो है ना रच जाए। यहाँ पे मैंने साथ में 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया भी डाला है। और अब इसमें मैं पानी डाल के इसको रख दूँगी चूल्हे पे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा एक अच्छा सा, फिर मैं इसको बंद करके 10 मिनट का वेट लगाऊँगी। तो चलिए इसके साथ साथ हम अपना आज का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, कि आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज के कुछ दिनों में मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेवल जो है ना वो ड्रॉप कर जाता है। तो काइंडली वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने सजेशन भी शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम मीन्स डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी। ये इशू आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको पहले इस बारे में नहीं सुना। लाइक मुझे भी जब तक मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं था किया, मुझे भी नहीं था पता कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज़ होती है। देन मुझे सडन जो मुझे मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए और मुझे जो डिप्रेशन रहना स्टार्ट हुआ, देन मैंने इस पे सर्च की कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है।
तो उसमें मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आफ्टर डिलीवरी ये वाले जो चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो इसको एज अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम देते हैं, या बेबी ब्लूज़ भी इसको बोला जाता है। बेबी ब्लूज़ और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में डिफरेंस ये है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लाइक आपको 6 वीक 7 वीक या अराउंड 1 ईयर तक मदर्स में पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहता है। लेकिन जो बेबी ब्लूज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी लड़की को होता है बेबी ब्लूज़ का इशू। और ये बेबी ब्लूज़ जो है ना 2 वीक्स तक रहते हैं, उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं ना खुद ही ख़त्म हो जाते हैं और आप नॉर्मल हो जाते हो। अच्छा, गोश्त मेरा अच्छे से हो चुका था। आपने गोश्त को इतना करना है कि आप उसको स्पून के साथ ऐसे तोड़ो तो वो अच्छे से ना टूट जाए। तो साथ में जो मैंने पोटली उसके अंदर ऐड की थी ना वो मैंने निकाल के ठंडे पानी में डिप कर दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर उसको मैं हाथों से अच्छे से मसल के ना उसके अंदर से जितनी भी जो भी हमने शामिल किया था ना सारा इंग्रेडिएंट्स निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक और थोड़ा सा साथ में लहसुन और लिया था, और साथ में मैंने हरी मिर्चें डाल के ना उनको मिक्सिंग जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। आप चाहो तो कूट भी सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैंने इनको ब्लेंड कर लिया था क्योंकि मुझे अभी जल्दी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को फ्राई किया और देन मैंने उसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया और साथ में हाफ़ टी स्पून के इक्वल मैंने उसमें ज़ीरा ऐड किया था। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है चावलों का, अगर आप नमक अभी प्याज को ब्राउन करते वक्त उसमें ऐड करते हो तो। अच्छा, अब आप लोग रेसिपी देखते जाएं कि मैं कैसे बना रही हूँ और क्या क्या चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। तो क्योंकि अगर मैं आपको रेसिपी बताने लगूँगी तो हम अपने टॉपिक पे बात नहीं कर सकेंगे, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ही। सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ ना कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी और मैंने आयला को डिलीवर किया तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना शुरू हो गई थी। लाइक मुझे बात बात पे रोना आने लग गया था। कोई थोड़ी सी भी मुझे कुछ कहता था ना तो बस मेरे आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते थे। और सम टाइम ऐसे होता था कि मेरा आयला को भी पकड़ने को दिल नहीं करता था और मुझे ऐसे लगता था कि मैं उसकी ठीक से केयर नहीं कर रही हूँ। और हर कोई जो भी सब जो थोड़ा सा भी कोई नॉर्मल बात करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टॉन्ट कर रहे हैं या मुझे बात लगा रहे हैं। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। हस्बैंड की तरफ से भी ये था कि मुझे होता था कि वो बस हर वक्त मेरे पास रहे, मेरी केयर करें, जो मुझे चाहिए वो मुझे ला के दें, ये करें। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन मुझे होने लग गया था। तो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है ना। और ये आलमोस्ट सबके साथ होता है, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ नहीं होता। अभी रिसेंटली अलीज़े के बाद ना मेरी एक फ्रेंड है, उसका फ़र्स्ट बेबी है, तो वो भी आजकल इसी सिचुएशन में है। और वो हर वक्त जब मैसेज करती है या बात करते हैं हम लोग तो वो यही बताती है कि मुझे बात बात पे रोना आ जाता है, मुझे ये लगता है कि किसी को मेरी केयर नहीं है। तो सेम फीलिंग्स यही थी मेरी। जैसे लगता था कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है और हर कोई जो है ना अपनी लाइफ में मगन है। इवन हस्बैंड की तरफ से भी मुझे ऐसा था कि बस इनको भी मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी ना वो मेरे माइंड में आने लग गई थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। कुछ वो मेरा फ़र्स्ट बेबी था, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। दिन रात का कुछ पता नहीं था। लाइक मैं दिन में भी जाग रही हूँ, मैं रात में भी बार बार उठ रही हूँ, ना मेरी नींद भी नहीं थी पूरी होती। और सेकंड नंबर पे ये था कि मैं बिल्कुल घर में बाउंड होकर रह गई थी। लाइक और ये इशू मुझे सबसे बड़ा लगा था। मुझे लगा था कि मेरे डिप्रेशन में जाने की ना एग्जैक्ट रीज़न यही है कि मैं बिल्कुल घर में बाउंड होकर रह गई हूँ। लाइक 40 डेज़ तो मैं घर से बाहर ही नहीं थी निकली। उसके बाद आफ्टर 40 डेज़ आयला को लेके मैं अपनी मामा की तरफ गई थी। तो ये जो चीज़ थी ना इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो फिर देन आई रियलाइज़ के अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्यों है। इसकी एक जो मेजर रीज़न है वो ये है कि हमारी बॉडी में सडन हार्मोन्स जो है ना चेंज हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स हमारे पीक पे होते हैं आफ्टर डिलीवरी वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरी रीज़न इसकी ये जो मैंने आपको बताई कि हम होम बाउंड हो जाते हैं कि हमने 40 डेज़ तक घर से बाहर ही नहीं निकलना और हम बेबी की ठीक से केयर नहीं कर पाते। हम लोगों को ऐसे फ़ील होता है कि हम बेबी को नहीं संभाल सकते, हम उसकी अच्छे से केयर नहीं कर सकेंगे। लाइक कुछ में मदर्स में तो ये भी देखा जाता है कि वो ऐसे फ़ील करती हैं कि वो बच्चे को संभाल ही नहीं सकती
सकती हैं, वो एक अच्छी माँ नहीं है। तो ये वाली रीज़न्स आ जाती हैं। सेकेंडली उनकी जो रूटीन चेंज हो जाती है, लाइक आप दिन में भी जागते हो, रात में भी जागते हो, नींद आपकी पूरी नहीं होती, इस वजह से भी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है और आप हेल्पलेस फील करना स्पेशली अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आपकी फैमिली में साथ बेबी को संभालने में आपकी कोई हेल्प नहीं आपको हो रही है, आपने घर को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, देन आपकी खुद की भी आप अपना मी टाइम जो होता है ना वो टोटली ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमें ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आइला की दफ़ा फ़र्स्ट 2 मंथ्स तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में ही गुजारे थे। उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश की, मैंने इन चीज़ों के बारे में सर्च किया, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की, अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आई, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई थी। अलीज़ा की दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि इस बार मैंने खुद को डिप्रेशन में नहीं जाने देना, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है, लेकिन इस बार भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और समहाउ मुझे डिप्रेशन हो गया था। देन आई रियलाइज़ कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करके। जिन लोगों को तो इस बारे में नॉलेज नहीं होती वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी सी इस बारे में अब आइला की दफ़ा मेरे पे जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, मुझे आइडिया था कि ये चीज़ें होती हैं, तो इस बार मैंने खुद को उस एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। आप कह सकते हो कि इस बार बेबी ब्लूज़ तक ही काम रहा और देन फिर मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया। इवन इस बार मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि मुझे आइला की दफ़ा तो जस्ट आइला को ही संभालना होता था, लेकिन अलीज़े की दफ़ा मुझे अलीज़े को भी देखना है, साथ में आइला को भी संभालना है और मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं थी पूरी होती। अगर एक बच्चा भी आपका उठा हुआ है ना तो माँ सो नहीं सकती। जैसे हमारे बड़े कहते थे कि उस टाइम पे जब आपका बच्चा सोता है तो आप भी साथ ही सो जाओ, कोशिश करो कि आप उस टाइम पे सो जाएं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि अगर आपका बेबी सोया हुआ है तो आप भी अपनी साथ में सो जाओ और उससे आपकी नींद पूरी होगी और आप भी फ्रेश रहोगे। लेकिन मेरी तरह जिनका ये फर्स्ट बेबी नहीं है वो ये बात समझती होंगी कि जब तक आपका कोई एक बच्चा भी जाग रहा है ना तो माँ जो है ना वो सो नहीं सकती। तो सेम यही होता था कि अलीज़े सोई है, मैं अभी आंख लगाती थी तो साथ ही आइला आ जाती थी, मामा ये मामा वो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार मैंने अपनी लाइफ में थोड़े से क्या चेंजेस किए थे जिसकी वजह से मुझे उस लेवल का पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं हुआ, बेबी ब्लूज़ पे ही काम ख़त्म हो गया था। इस बार मैंने ये किया कि मैंने थोड़ा खुद के साथ भी टाइम स्पेंड किया। मैंने अपनी स्किन केयर उसी तरह की जैसे मैं बेबी से पहले किया करती थी। सेकंड पे मैंने जो मेरा दिल करता था कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूँ, अच्छे से ड्रेसअप हूँ, तो मैं अच्छे से ड्रेसअप होती थी। इवन इस बार भी मैं घर में ही बाउंड्री 40 डेज़ तक मैं घर से बाहर नहीं गई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डिप्रेशन हुआ। बिकॉज़ अगर आप फ्रेश एयर में जाते हो ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। तो आप अगर बाहर जा सकते हो तो आप ज़रूर जाओ, या आप अपनी छत पे जाओ और सुबह फ्रेश एयर लो थोड़ी सी, उससे भी आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड मैंने ये किया कि मैंने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि उन्होंने मुझे सही प्रॉपर टाइम देना है। और इस बार ना मुझे फैमिली का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज़ मेरी नंद आई हुई थी, तो इसलिए हम लोग फैमिली टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते थे, तो उस वजह से भी मुझे डिप्रेशन नहीं होता था। एंड लास्टली मैंने अपनी डाइट पे प्रॉपर केयर की और मैंने अच्छी चीज़ें खाई। मुझे जिस चीज़ की क्रेविंग होती थी मैं वो खाती थी। अगर आपका मूड ख़राब है और आपको ऐसे डिप्रेशन होता है तो आप क्या करो कि आप डार्क चॉकलेट खा लो, आप नारियल का पानी पियो, या आप बनाना खाओ। वो आपके जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं ना उनको फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है ना सडन चेंज हो जाता है और आप अच्छा फील करते हो। और मुझे वेट गेन का भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, अब मैं पतली कैसे होंगी। तो आपने वेट की टेंशन नहीं लेनी, वो हम लोग बाद में कम कर लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से खुल के बात करो, उनके साथ शेयर करो कि आपको ये प्रॉब्लम है या आप ऐसा फील कर रहे हो, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और सबसे मेन पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। होपफुली गाइज आज की वीडियो न्यू मॉम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव बनता है, सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।